जय हिंद सभी लोगों को। मेरा नाम आप लोग जानते ही हैं, अरुण सिंह तोमर, यानी कि डिफेंस उस्ताद। और इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं CAPF असिस्टेंट कमांडेंट पॉलिटी के PYQs। ठीक है, कब से कब तक? 2010 से लेके 2025, यानी कि 16 साल, यानी कि 16 अटेम्प्ट के CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के क्वेश्चंस को, पॉलिटी के क्वेश्चंस को, बाकी सारे क्वेश्चंस भी आएंगे। ये सब के सब आपके टॉपिक वाइज कवर किए जा रहे हैं। लेक्चर 1 ऑलरेडी आ चुका है। आज हम लेक्चर 2 और लेक्चर 3 कवर करेंगे। ठीक है। लेक्चर 2 में हमारा कंपोनेंट है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और दूसरा आ जाता है सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। अब इसको भाई, ये देखो, सारी चीजें तो हमने मैप के थ्रू और बाकी सब चीजों के थ्रू इंक्लूड की जाती है ताकि लेक्चर थोड़ा सा इंटरेक्टिव लगे। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी ऐड किया जाता है हर पर्टिकुलर चीज का। भाई उसके बिना तो आपको, और मूवी वाला कंटेक्स्ट भी ऐड होता है, उसके बिना आपको शायद समझ में ना आए। ठीक है। कई लोगों के नागरिकता का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी इंक्लूड किया गया है। अगर आप पहचान सकते हैं तो वो भी पहचान लीजिए। ठीक है। एंड देन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चलो भाई स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। CAPF AC 2018 में सबसे रिसेंट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि सिक्किम बिकेम एन एसोसिएट स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। सिक्किम एसोसिएट स्टेट इंडियन यूनियन का किस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के द्वारा बनाया गया था? तो देखो, ये बना था, सबसे पहली बात है 1974 में 35th अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, यानी कि आर्टिकल 2A इंसर्ट किया गया, और 10th शेड्यूल। लेकिन बाद में इनको कर दिया गया रिपील। ठीक है। सिक्किम को एक स्पेशल एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया, जो कि फुल स्टेट से थोड़ा सा कम था। बाद में 1975 में जो है सिक्किम को एक फुल फ्लैग स्टेट बनाया गया इंडिया का, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 के द्वारा। ठीक है। 36 द्वारा, इसके द्वारा फुल स्टेट बनाया गया था। एसोसिएट स्टेट 1974 के द्वारा बनाया गया था। सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956 की बात करें तो ये स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड था। फिफ्थ अमेंडमेंट जो है ये शेड्यूल्ड एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड था। आगे आते हैं कि भाई इनमें से धार कमीशन का मैंडेट क्या था। धार कमीशन का क्या एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव था? तो देखो, धार कमीशन को 1948 में बनाया गया था। क्यों? क्योंकि स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड जो है वो हर जगह से उठ रही थी, है ना। तो इसके लिए धार कमीशन का गठन किया गया था कि स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे, यानी कि भाषा के बेसिस पे बनाना है कि नहीं बनाना है। ठीक है। अब ये बेसिकली जो तेलुगु वाली जो डिमांड उठ रही थी साउथ इंडिया में, उसको लेके इसको बनाया गया था। इस कमीशन के की कंक्लूजन्स क्या आते हैं? उनके कंक्लूजन्स आते हैं कि भाई स्टेट्स का जो रिऑर्गेनाइजेशन है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे, सिर्फ इस लिंग्विस्टिक बेसिस पे नहीं किया जाना चाहिए, है ना। कि अगर लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन करोगे तो इससे देश के यूनिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को खतरा पहुंच सकता है। लेकिन फिर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ा गवर्नमेंट के ऊपर, और गवर्नमेंट ने JVP कमेटी का 1949 में गठन किया, और उसके बाद में उन्होंने भी मना किया। फिर बाद में एक और कमीशन आता है, और स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन को 1953 में फजल अली के अंडर में, और बाकी एक दो और आते हैं उनके अंडर में, उन्होंने किया ही था। तो इसका होगा टू रिकमेंड वेदर द स्टेट्स कैन बी रिऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। ठीक है। स्टेट्स के ओके, छोड़ो छोड़ो। स्टेट के क्लासिफिकेशंस के लिए तो आपका ABC अलग अलग क्लासिफिकेशन थे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के थ्रू हुआ, कोई कमीशन इसमें इन्वॉल्व नहीं था। एंड टू स्टडी द सेंटर स्टेट रिलेशन, तो इसको भी लेके बहुत ज्यादा कमीशंस आए, लाइक सरकारिया कमीशन, MM पुंची कमीशन। एंड टू एग्जामिन वेदर मद्रास सिटी कैन बी ट्रांसफर टू आंध्रा, तो ये आंध्रा मूवमेंट के टाइम पे आया था। धार कमीशन से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो फोर्स में कब आया? देखो, जम्मू एंड कश्मीर का एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था आर्टिकल 370 के वर्च्यू से, है ना। इसको 2019 में हटा दिया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जम्मू कश्मीर की, उन्होंने खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और ये इन्होंने अडॉप्ट किया था 17 नवंबर 1956 को। फोर्स में 26 जनवरी 1957 में ये आ गया था। ठीक है। ताकि इंडिया के रिपब्लिक डे के साथ में इसको अलाइंड किया जा सके।
उसके बाद अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट वे माई लॉ, यानी कि आर्टिकल 3 को फॉलो करते हुए पार्लियामेंट लॉ के द्वारा क्या कर सकती है। देखो आर्टिकल 3 तो हम सबको पता है ना, इसके द्वारा पार्लियामेंट को एम्पावर किया जाता है स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने के लिए, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं ये स्टेट्स को, है ना। कैसे कर सकते हैं? इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, इंक्रीज कर सकते हैं, है ना। अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, ये भी ये कर सकते हैं। बट डिक्लेयर वॉर ऑन एनी कंट्री, ये तो भैया एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंडर आ जाता है ना। डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड आ जाता है, ये आर्टिकल 3 में मेंशन नहीं है। एंड एस्टेब्लिश एन ऑटोनोमस काउंसिल विद इन एनी स्टेट, तो ऑटोनोमस काउंसिल्स भी आपकी 6th शेड्यूल के अंडर आती हैं, आर्टिकल 244 275। आर्टिकल 3 के अंडर तो ये भी नहीं आता है, ठीक है। तो ये जो तो पावर आर्टिकल 3 के अंडर दी गई है, इसके द्वारा स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 लाया गया था, और तेलंगाना का जो है क्रिएशन किया गया था रिसेंटली, मोस्ट रिसेंटली JNK का बाइफरगेशन किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 2 and 3 ओनली। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट स्टेट्स रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में सही नहीं है? ठीक है, तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में लाया गया था ताकि स्टेट्स को रिऑर्गेनाइज किया जा सके एक भाषा के आधार पे, यानी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए नहीं। अब लैंग्वेज को प्राइमरी बेसिस माना गया, ऑब्वियस सी बात है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस तो जो है वो तो देखा ही जाएगा, वो तो सेकेंडरी कंसिडरेशन था। तो जो क्या बोलते हैं, हाँ, कौन सा स्टेटमेंट आता है, कौन सा स्टेटमेंट इसे सही नहीं है? द एक्ट डेल्ट विद द इश्यू ऑफ रिड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, बिल्कुल स्टेट्स की बाउंड्रीज को रिड्रॉ किया गया। इट वाज पास्ड इन द ईयर 1956, ये भी बिल्कुल सही आता है, ठीक है। और उसके बाद द स्टेट बाउंड्री द क्रिएटेड 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके पास होने के टाइम में इंडिया में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। द स्टेट बाउंड्रीज वर ड्रॉन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, स्टेट बाउंड्रीज को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे जो है वो किया गया। तो अभी मैंने बोला एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस तो सेकेंडरी मोटिव था आपका, तो ये हो जाएगा गलत, मतलब सही आंसर। अब आते हैं ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1947। तो अगर हम बात करते हैं गोवा, दमन एंड दीव, तो 1961, है ना। गोवा को पोर्टुगल की जो पोर्टुगल के मतलब ओनरशिप से ठीक है, वहां से लिबरेट कराया गया था। ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया था 1961 में उसके द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद में गोवा को यूटी बनाया गया, और उसके बाद में 1987 में स्टेट का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। दादर एंड नगर हवेली की अगर हम बात करते हैं, तो इनको भी पोर्टुगीज रूल से ही लिबरेट कराया गया था 1954 में, लोकल फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा। उसके बाद ये 1961 तक यूटी बना रहा, और फिर उसके बाद में एक सेपरेट यूटी था, फिर उसके बाद इसको दमन एंड दीव के साथ में मर्ज कर दिया गया अभी 2019 में, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम पौंडीचेरी की तरफ। तो 1962 में फ्रेंच टेरिटरीज इंडिया को ट्रांसफर कर दी गई, ठीक है। 19 मतलब इनका जो टेरिटरीज को 1954 में आपका दे तो दिया गया था, ट्रांसफर कर तो दिया गया था, लेकिन फॉर्मली जो आपका ट्रीटी वगैरह के थ्रू या फॉर्मल तरीके से होता वो 1962 में ही हुआ था, ठीक है। तो यूपीएससी 1962 को ही फॉर्मल इंटीग्रेशन ईयर मानती है। और सिक्किम की बात करें तो अभी बात की थी 1974 में एसोसिएट स्टेट बना, 1975 में जो है फुल फ्लेज स्टेट वो है आपका बना। तो इसका ऑर्डर कौन सा फॉलो किया जाएगा? पहले आ जाएगा आपका 4123 करेंगे। पहले दादर नगर हवेली, फिर गोवा, दमन एंड दीव, फिर पौंडीचेरी, फिर सिक्किम। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, एज पर ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्कीम एज ऑपरेशन फ्रॉम दिसंबर 2005 शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू, यानी कि ओवरसी ओसीआई जो रहते हैं उनको क्या नहीं मिलता इंडिया में। देखो ओसीआई जो स्कीम है आपकी, ये दिसंबर 2005 से लेके स्टार्ट हुई थी, है ना। बहुत सारी फैसिलिटीज उन फॉरेन नेशनल्स को दी जाएगी जो कि इंडियन ओरिजिन के होते हैं, यानी कि PIO होते हैं। बट पॉलिटिकल राइट्स उसमें नहीं दिए गए, है ना। वोटिंग राइट्स जो है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही रखे गए आर्टिकल 326 के अंडर में। तो ओसीआई कार्ड होल्डर होता है वो इंडिया का सिटीजन होता है? नहीं, इंडिया का सिटीजन नहीं होता, इसलिए वोट नहीं कर सकता, इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकता, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं होल्ड कर सकता।
है ना। तो मल्टीपल एंट्री मल्टीपर्पज लाइफ लॉन्ग वीजा टू इंडिया क्या उसको दिया जाता है? ये तो बिल्कुल दिया जाता है ना। एक्सेम्पशन फ्रॉम रिपोर्टिंग टू पुलिस अथॉरिटीज फॉर एनी लेंथ ऑफ स्टे इन इंडिया, ये भी दिया जाता है। उनको पुलिस के पास रिपोर्ट नहीं करना पड़ता, कितनी भी टाइम तक रुक सकते हैं। एंड पैरिटी विद एनआरआईज इन फाइनेंशियल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल फील्ड एक्सेप्ट इन द क्वेश्चन ऑफ एग्रीकल्चरल और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज। तो ओसीआई कार्ड होल्डर्स को एनआरआई के बराबर की पावर्स दी जाती हैं एजुकेशन, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक फील्ड्स में, है ना। ये सब भी उनको दिया जाता है, बट वोटिंग राइट्स उनको नहीं दिए जाते। तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो भाई इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे आपके। ठीक है, अब हम कर लेते हैं फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी के क्वेश्चंस। तो लेक्चर 3 में जो हमारे पास है वो है फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज। तीनों टॉपिक्स को कंबाइन करके जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे उनको हम देख लेते हैं। राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, ये हम लोग मतलब मोस्टली जो करंट अफेयर्स वाली न्यूज चल रही होती है उसके साथ चीजों को कोरिलेट करके पढ़ाया जाता है, सो दैट ज्यादा आइडिया रहे आप लोगों को, काफी कुछ पता चलता रहता है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम हो गया भाई, उसके बाद में एक्सप्लोटेशन, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, रिट्स। ठीक है, उसके बाद मार्शल लॉ आ जाता है, राइट टू प्रॉपर्टी, फिर आ जाते हैं डीपीएसपी, और उसके बाद आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, और फिर हमारे आ जाते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन जो है वो आया था सीएपीएफ एसी 2024 में। ठीक है, ये पूछा गया था कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट हमारे सही आ जाते हैं। कुछ फंडामेंटल राइट्स, सम राइट्स कंटेन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट ओनली। यानी कि कुछ राइट जो पार्ट 3 में आते हैं वो सिर्फ स्टेट यानी कि सरकार के अगेंस्ट ही आ जाते हैं, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 14, 15, 16, 19 ये सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट ही इन्फोर्सेबल है। स्टेट को आर्टिकल 12 में साफ साफ डिफाइंड कर रखा है ना, ब्रॉडली डिफाइंड कर रखा है। सम राइट्स कंटेन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर इन्फोर्सेबल इन फेवर ऑफ सिटीजंस ओनली। तो भाई कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही होते हैं, जैसे कि आर्टिकल 15 की बात करें, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 की बात करें, राइट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आ जाता है। आर्टिकल 19 की बात करें तो 6 फ्रीडम्स इसके अंदर में दी जाती हैं। तो कुछ राइट्स जो है वो सिर्फ सिटीजन्स के फेवर में ही इन्फोर्सेबल है। और सम राइट्स कंटेन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर इन्फोर्सेबल अगेंस्ट बोथ स्टेट एंड इंडिविजुअल्स। तो बिल्कुल सही बात है, कई सारे राइट्स जो रहते हैं वो स्टेट और इंडिविजुअल्स दोनों के खिलाफ जो है अवेलेबल है, इन्फोर्सेबल हो सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 17 की बात करो, अनटचेबिलिटी, ना तो सरकार ना ही कोई प्राइवेट इंडिविजुअल अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर सकता है। आर्टिकल 23 यानी कि ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर जो है वो नहीं करवाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें तो तीनों ही हमारे सही हैं। आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सोर्स या सोर्सेज ऑफ लॉ ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में कौन से जो है वो सोर्सेज ऑफ लॉ के तौर पे कंसिडर किए जाते हैं। देखो हम लोग यूज करते हैं एक प्लूरल लीगल सिस्टम, है ना। यानी कि लॉ जो है वो मल्टीपल सोर्सेज से हमारे जो है वो लॉज निकल के सामने आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो बिल्कुल ये तो सबसे सुप्रीम सोर्स हो जाता है, लॉ का सबसे सुप्रीम सोर्स है। सारे लॉज को वैलिडिटी यहीं से मिलती है। स्टेट्स की बात करें यानी कि ये वो लॉज होते हैं जिनको पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ने लागू किया था, एक्ट्स के थ्रू, कोर्ट्स के थ्रू, या फिर ऑर्डिनेंसेस के थ्रू, इनके तहत किया था। ठीक है, ये भी हो जाएगा। कस्टमरी लॉ यानी कि जो कुछ कस्टम्स यानी कि पर्सनल लॉज आ जाते हैं, ठीक है, अलग अलग रिलीजन के और कुछ ट्राइबल एरियाज के जो हैं वो कुछ आपके पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह आ जाते हैं। ये भी वैलिड होते हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर रहे हैं तो। और केस लॉ ये हमारे होते हैं जुडिशियल डिसीजंस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो जुडिशियल डिसीजंस दिए हैं। ठीक है, और ये आर्टिकल 141 यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट के अंडर में काउंट किए जाते हैं। 1, 2, 3, 4 तो भाई यहाँ पे चारों आ गए। 2022 का ही क्वेश्चन है कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो है उन्होंने इनमें से कौन से प्रोविजन को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रिकमेंड इंसर्ट करने के लिए रिकमेंड किया था। तो देखो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 इमरजेंसी के टाइम पे बनाई गई एक कमेटी थी जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू कर।
इन्होंने बोला कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं ये हमारे संविधान में होनी चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं, तो अब समय आ गया है कि नागरिकों के ऊपर कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए। तो इनकी रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए पार्ट 4A जो है वो ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके अंदर एकमात्र आर्टिकल 51A आ जाता है, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जोड़ा गया। सीधा सा काम था, फंडामेंटल राइट्स और जो है वो लोग के साथ लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज भी दी जाए। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पर्सनल लिबर्टी इज नॉट करेक्ट? पर्सनल फ्रीडम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? स्टेट डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू डिप्राइव एनी पर्सन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑफ हिज हर पर्सनल लिबर्टी विदाउट एनी रैशनल बेसिस। यानी कि सरकार को ऐसा कोई अधिकार नहीं आता है, ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी भी इंसान की जो है पर्सनल लिबर्टी को छीन ले टेरिटरी ऑफ इंडिया में बिना किसी रैशनल बेसिस के। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। स्टेट जो है वो आर्बिट्रेरली यानी कि जबरदस्ती आपकी पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीन सकता। कोई भी डिप्रीवेशन अगर किया गया है तो उसका एक रीजनेबल बेसिस होना चाहिए, एक लॉफुल बेसिस होना चाहिए, किसी लॉ को फॉलो करके ही छीनी जा सकती है, ऐसा आर्टिकल 21 में बोला गया है। ठीक है। उसके बाद बेसिस ऑफ डिप्राइविंग अ पर्सन ऑफ हिज हर ओन पर्सनल लिबर्टी मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। यानी कि वही चीज जो मैंने आपसे कहा, यानी कि किसी भी इंसान की लाइफ या किसी भी इंसान की पर्सनल लिबर्टी को अगर छीना जा रहा है तो वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ, किसी कानून के अंडर में ही किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। And पर्सनल लिबर्टी कैन बी सिक्योर्ड बाय द जुडिशियल रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। यानी कि किसी ने अगर किसी इंसान को इलीगल तरीके से डिटेन कर रखा है, किडनैप कर रखा है, जैसे पुलिस ने किसी को किडनैप कर लिया और लेकिन उसको दिखाया नहीं है भाई कि भाई मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया है, तो उसकी फैमिली वाले जो है वो कोर्ट से, हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से हैबियस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षरण की जो रिट होती है उसको जारी करवा सकते हैं, है ना। वो फिर पुलिस को ऑर्डर देंगे कि भाई देखो इस बंदे को जो है हमारे सामने पेश किया जाए, जिंदा या मुर्दा जैसे भी है। तो पर्सनल लिबर्टी ऐसी सिक्योर की जाती है। बट द मेजोरिटी व्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस इन्वेंटेड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब देखो ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का 1950 का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस नहीं किया था। ये बेसिकली इस केस में क्या हुआ था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का एक बहुत ही नैरो व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू, नैरो इंटरप्रिटेशन जो है वो निकाला था। ठीक है। इसमें उन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं बल्कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ की बात कही थी। ड्यू प्रोसेस इंटरप्रिटेशन तो जो है वो बाद में जो हमारा मेनका गांधी केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में, उसमें एस्टेब्लिश किया गया था, जहां पर कोर्ट ने बोला था कि प्रोसीजर जो है वो आपका जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर है। अब आते हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डीपीएसपी के रिलेशन में सही नहीं है ना। तो डीपीएसपी किस में आते हैं? पार्ट 4 में आते हैं। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। देखो, दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, बिल्कुल सही। इनको इन्फोर्स आप नहीं कर सकते, नॉन जस्टिसेबल होते हैं। ठीक है। वी कैन ओवरराइड ऑल द फंडामेंटल राइट्स, तो ये टोटली गलत है। डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती 1973 केस और उसके बाद में हमारा मिनर्वा मिल्स केस जो आता है 1980 का, दोनों में इन्फ्लुएंस दिया था, दोनों में इस चीज को एस्टेब्लिश किया था कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में, है ना, एक हार्मनी होनी चाहिए। लेकिन फंडामेंटल राइट्स हमेशा डीपीएसपी को क्या करेंगे? ओवरराइड करेंगे, अगर कहीं भी कोई भी डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट आता है तो। ठीक है। तो दे कैन बी रिलेटेड टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाने के लिए है, बिल्कुल है। दे कैन बी रिलेटेड टू गिविंग फ्री लीगल एड, तो भाई फ्री लीगल एड भी डीपीएसपी के अंडर में मेंशन्ड है आर्टिकल 39A में। आगे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड टू अ पर्सन? कौन सा फंडामेंटल राइट किसी इंसान को नहीं दिया गया है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, इसको बोला जाता है डबल जियोपार्डी। किसी एक सिंपल कांड के लिए, किसी एक सिंगल कांड के लिए डबल बार आपको सजा नहीं दी जा सकती है, ऐसा आर्टिकल 20 में मेंशन्ड है कि किसी भी इंसान को आप प्रोसिक्यूशन या पनिशमेंट जो है वो सेम ऑफेंस के लिए एक से ज्यादा बार नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो ये तो भैया प्रोवाइडेड है।
टू रिफ्यूज टू गिव हिज हर ओ सैंपल ऑफ हैंड राइटिंग एज एविडेंस टू सपोर्ट अ प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट हिम हर। तो देखो भाई, ये भी आपका माना जाता है, यानी कि आप अपनी हैंड राइटिंग का सैंपल देने के लिए मना कर सकते हो, जिसको एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है तुम्हारे खिलाफ ही प्रोसिक्यूशन के लिए, है ना। तो इसको बोला जाता है सेल्फ इंक्रीमेशन, सॉरी सेल्फ इंक्रिमिनेशन, सेल्फ इंक्रिमिनेशन बोला जाता है ना। तो ये वाला चॉइस भी जो है वो आपका क्या बोलते हैं प्रेजेंट रहता है। टू एक्ट एज अ विटनेस अगेंस्ट, एक सेकंड रुक जाओ, हैंडराइटिंग को देना, वॉइस को देना या किसी और सैंपल को देना, ये टेस्टिमोनियल कंपल्शन नहीं होता है। तो फिर टू एक्ट, ठीक है, ये हाँ मतलब ये फंडामेंटल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड टू पर्सन, हाँ ये प्रोवाइडेड है, ठीक है, बंदा मना कर सकता है। एंड टू एक्ट एज अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, तो भैया ये प्रोवाइडेड नहीं है, आप खुद के खिलाफ जो है क्या नाम है, विटनेस नहीं बन सकते, यही होता है आपका सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। एंड राइट नॉट टू बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस, मतलब ये बिल्कुल सही है, सीधी सी बात है ना। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि जिस मोमेंट पे आपने कोई कृत्य किया था उससे पहले वाले कानून के हिसाब से आपको सजा नहीं दी जा सकती है, ये भी आर्टिकल 20 के अंडर में आता है ना। किसी भी ऐसे एक्ट के लिए कन्विक्शन नहीं किया जा सकता है जो कि ऑफेंस के समय लागू नहीं था। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब इन रिलेशन टू द फंडामेंटल ड्यूटीज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा सही नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही बात है, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थी। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से इनको जोड़ा गया था। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जोर वायलेंस आर फंडामेंटल ड्यूटीज, बिल्कुल ये फंडामेंटल ड्यूटीज आती हैं। एंड दे आर नॉट इन्फोर्सिबल थ्रू रिट्स, तो ये भी बिल्कुल सही है, फंडामेंटल ड्यूटीज को रिट्स के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, मतलब ये भी नॉन जस्टिसेबल आ जाते हैं। बट दे मे नॉट बी यूज फॉर डिटरमाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत आ जाता है। फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी नॉन जस्टिसेबल तो हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि फंडामेंटल ड्यूटीज का इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी प्रकार के कानूनों की संवैधानिकता को डिटरमाइन करने के लिए, है ना। ये एक तरीके से लोगों के ऊपर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, ये इसी के अंडर में लगाए जाते हैं। कुछ पर्टिकुलर एक्ट्स या स्टैट्स वगैरह जो रहते हैं उनको भी जांचा जाता है इसी की पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में। इवन वर्मा कमेटी ने भी कुछ ऑब्जर्वेशंस किए थे, जिसके अंडर में उन्होंने बोला था कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज वैसे तो इन्फोर्सेबल नहीं है, बट हमारे पास ऐसे बहुत सारे कानून आ जाते हैं जिनके द्वारा हम उनको इन्फोर्स करा सकते हैं, यानी कि लॉस की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को मेंटेन कर सकते हैं। अब आते हैं कंसेप्ट और उसका एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले आता है प्लूरिस्ट डेमोक्रेसी, ये क्या होता है। तो देखो, प्लूरिस्ट जो डेमोक्रेसी होती है उसमें आप इसको ऐसा समझ लीजिए, कैपेसिटी ऑफ ग्रुप्स टू इंश्योर गवर्नमेंटल रिस्पॉन्सिवनेस, यानी कि बहुत सारे मल्टीपल इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो मल्टीपल इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं ना, ये compete भी करते हैं आपस में और कॉपरेट भी करते हैं। और डेमोक्रेसी कब काम करती है, जब ग्रुप्स ये इंश्योर करेंगे कि भैया गवर्नमेंट जो है प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्सिव है अपनी चीजों के लिए। तो ये हो जाएगा आपका ए वाला। उसके बाद पीपल्स डेमोक्रेसी जो है ये आ जाती है सोशल इक्वलिटी थ्रू कॉमन ओनरशिप ऑफ वेल्थ, यानी कि ये हमारा पूरा सोशलिस्ट वाला एंगल आ जाता है, या फिर इसको हम बोलते हैं MAR, हाँ मार्क्सिस्ट एंगल बोलते हैं। इसमें सामाजिक इक्वलिटी की बात की जाती है, कैसे, कलेक्टिव ओनरशिप के जरिए, यानी कि जो जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें सब लोगों का बराबर हक रहेगा। तो पीपल्स डेमोक्रेसी ये हो गई। और डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी क्या होती है, डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी आपकी रहती है, आई गेस हाँ यही है, सी, हाईएस्ट एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटीज। अब इसमें जो डेमोक्रेसी जो रहती है उसकी वैल्यू कैसे की जाती है, एक ह्यूमन पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के तौर पे, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है एलिटिस्ट डेमोक्रेसी, तो यहाँ पर पावर इज ऑलवेज एक्सरसाइज्ड बाय अ प्रिविलेज्ड फ्यू, यानी कि पावर जो है वो कुछ एलीट लोगों के पास ही आ जाती है, बाकी सब लोगों के पास नहीं रहती। आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर अंडर द डीपीएसपी, यानी कि इनमें से डीपीएसपी के अंडर में कौन कौन सा नहीं है।
राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। तो भाई ये तो आ जाता है आर्टिकल 41 के अंडर में। ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये आपका सोशलिज्म वाले में आ जाता है, सोशलिस्ट वाले में आता है। ये हमारा सोशलिस्टिक बीपीएसपी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स, तो भैया ये भी आ जाता है आर्टिकल 44 में, लिबरल इंटेलेक्चुअल वाला है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो भैया ये भी जो है हमारा आ जाता है आर्टिकल 50 में, लिबरल इंटेलेक्चुअल है। लेकिन पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है, पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटीज। तो भैया वर्कर्स के पार्टिसिपेशन की तो बात की गई है, लेकिन इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में, लोकल सेल्फ इंडस्ट्री गवर्नमेंट के मैनेजमेंट में नहीं। और वो भी किसमें है, आर्टिकल 43 ए के अंडर में आता है, जो कि आपका 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, मतलब ओवरऑल सही है। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ये प्रोविजन आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पर्टिकुलर पार्ट में है, तो ये आता है आर्टिकल 51 ए के अंडर में, यानी कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज के अंडर में, जो कि जोड़ी गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। यानी कि फ्रीडम स्ट्रगल के जो आइडियल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करो, वैल्यूज और सेक्रीफाइसेस जिससे हमें स्वतंत्रता मिली है उसको आप क्या करो, रिस्पेक्ट करो। सीएपीएफ इसी 2019 का एक क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डीपीएसपी इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। स्टेट शैल फॉलो द डीपीएसपी बोथ इन द मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द मेकिंग ऑफ लॉज, यानी कि सरकार को डीपीएसपी को दिमाग में रखना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, कानून बनाने के लिए, बिल्कुल सही आ जाता है आर्टिकल 37। द डीपीएसपी embody the object of state under the रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि डीपीएसपी में सरकार के ऑब्जेक्टिव्स और सरकार के आइडियल्स की बात कही गई है एक रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे, ये भी बिल्कुल सही है। बट द डीपीएसपी और है प्रेसिडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन द टू, तो भाई हम सबको पता है ना, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस में सरकार ने साफ साफ बोला था कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों क्या हैं, दोनों आपस में आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि एक दूसरे को करता है क्या, पूरा करता है। लेकिन अगर डायरेक्ट कंफ्लिक्ट होता है तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमेशा सुने जाएंगे डीपीएसपी के कंपैरिजन में, है ना। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा गलत, मतलब ओवरऑल सही होगा। और सबसे लास्ट, डीपीएसपी आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट्स, तो ये तो सही है ही है। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न्स हैज फाउंड अ प्लेस इन बोथ फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है। कौन सा कंसर्न जो है वो आपका एक्सप्लिसिटली साफ साफ दोनों पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। ठीक है। जैसे चार ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, एक ही बात करें, सेफ गार्ड ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, तो ये सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटी में आता है। ठीक है। प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये क्या दोनों में आता है, स्टेट शैल, हाँ देखो आर्टिकल 48 ए में साफ साफ बोल रखा है कि स्टेट को एंडिवर करना चाहिए कि वो एनवायरमेंट को बचाएं, प्रोटेक्ट करें, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बचाएं, है ना। और आर्टिकल 51 ए जो है हमारा, जो फंडामेंटल ड्यूटीज के रिस्पेक्ट में है, उसमें भी बोला गया है कि भाई अपने एनवायरमेंट की सुरक्षा करनी है, फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ वगैरह। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जो दोनों में आता है। रिस्पेक्ट फॉर द रिच हेरिटेज ऑफ कंपोजिट कल्चर, ये फंडामेंटल ड्यूटी में आता है। एंड प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये सिर्फ डीपीएसपी में आएगा। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डीपीएसपी, डीपीएसपी का कौन सा पार्ट नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन, ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा आ जाता है आर्टिकल 44। लिबरल इंटेलेक्चुअल, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये भी आ जाता है आपका, लिबरल इंटेलेक्चुअल आता है, आर्टिकल 50 में मेंशन्ड है। ठीक है। एंड ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ये भी आर्टिकल 47 में आ जाता है, ये भी आई गेस लिबरल इंटेलेक्चुअल आ जाता है। ठीक है। बट द प्रमोशन ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिटी एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ये क्या है, ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है आर्टिकल 51 ए के अंडर में। इसमें सिटीजन्स के ऊपर ऑब्लिगेशन डाला गया है, स्टेट के ऊपर नहीं, तो ये होगा करेक्ट आंसर। Now, which of the following statements is are correct? Article 15 of the Constitution of India is available to both citizens of India and the foreigners. आर्टिकल 15 जो है जिसमें प्रोहिबिशन रोका गया है, सॉरी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव को रोका गया है। ठीक है। ये सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों को अवेलेबल है, तो गलत बात है। फॉरेनर्स को नहीं, सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है ना। तो ये गलत हो गया।
आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवेलेबल टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये सिर्फ सिटीजन्स को ही अवेलेबल है, फॉरेनर्स को इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई अधिकार नहीं आता, तो स्टेटमेंट सही है। एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो अवेलेबल है सिटीजन्स ऑफ इंडिया एज वेल एज फॉरेनर्स को इंडिया की टेरिटरी के अंदर, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये एनी पर्सन को अवेलेबल है, सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल नहीं है, फॉरेनर्स, इलीगल माइग्रेंट्स, है ना, इन सबको अवेलेबल कराया गया है, मतलब 2 and 3। उसके बाद आते हैं, who among the following are entitled to get the benefits of equality before the law and the equal protection of the laws as enshrined under article 14 of the constitution of India, यानी कि इनमें से कौन से लोगों को इक्वलिटी बिफोर द लॉ उपलब्ध कराया जाएगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस उपलब्ध कराया जाएगा, जैसा कहा आर्टिकल 14 में मेंशन्ड है। तो देखो, आर्टिकल 14 जो है वो एनी पर्सन को देता है, एनी पर्सन मतलब कि एनी पर्सन को इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज दो देता है, सिर्फ सिटीजन्स को नहीं देता, तो इसका स्कोप बहुत वाइड आ जाता है। यानी कि ऑल इंडियन सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया, बिल्कुल सही। ऑल इंडियन सिटीजन्स लिविंग अब्रॉड, तो जो इंडियन सिटीजन्स बाहर रह रहे हैं वो भी आर्टिकल 14 का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इंडियन लॉ उनके ऊपर अप्लाई होता है, जैसे कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो एप्लीकेशन होता है इंडियन लॉज का। फॉरेनर्स लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भी आ जाते हैं। और ऑल सिटीजन्स बोर्न इंडिया, तो भैया बर्थ का मतलब ये नहीं है कि आपको सिटीजनशिप मिल गई, है ना। इंडिया में बर्थ होने का ये मतलब नहीं है कि आपको सिटीजनशिप मिल गई, तो ये आपका प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे नहीं है, 1, 2 and 3 रहेगा सिर्फ। सीएपीएफएससी 2017 का एक क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजंस के हिसाब से सही है। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ भाई, which of the following statements about the provisions of the constitution of India are correct? Minorities can establish and administer educational institutions of their choice, क्या ये सही है? एक सेकंड रुक जाओ। सारे माइनॉरिटीज, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे हो, चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो, उनके पास अधिकार आता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आर्टिकल 30। ठीक है, माइनॉरिटीज चाहे वो लिंग्विस्टिक हो, चाहे वो रिलीजियस हो, ठीक है, दोनों को अधिकार है कि वो अपने हिसाब से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को सेटअप कर सकते हैं, ये फंडामेंटल राइट है। कल्चरल और एजुकेशनल ऑटोनॉमी माइनॉरिटीज की बचाई जाती है। ओनली लिंग्विस्टिक, एथनिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज फाइंड मेंशन अंडर आर्टिकल 30, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सिर्फ लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात है, एथनिक की बात नहीं है। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज अनफेटर्ड राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, यानी कि आर्टिकल 26 में क्या बोला गया है, आर्टिकल 26 में ये बोला गया है कि सारे रिलीजियस डिनोमिनेशंस को राइट है कि वो अपने हिसाब से एजुकेशनल सॉरी इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए, बट अनफेटर्ड यानी कि एकमात्र राइट नहीं आता है। अनफेटर्ड का मतलब ये है कि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगे हैं, बट पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ ये रिस्ट्रिक्शंस लगे रहते हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत था। और एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश बाय अ रिलीजियस माइनॉरिटी लूजेस इट्स माइनॉरिटी स्टेटस ऑन रिसीविंग फाइनेंशियल एड फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो ये बिल्कुल गलत है। किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जो कि रिलीजियस माइनॉरिटी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, उसका माइनॉरिटी स्टेटस सरकार की मदद मिलने पर खत्म नहीं होता है। द प्रोविजन अंडर आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किससे रिलेट करते हैं? अब सीधी सी बात है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत बार बता चुके हैं। Who among the following sociologists is the first to propound the concept of civil society? तो देखो, एडम फर्गुसन नाम का बंदा था, ठीक है, ये स्कॉटिश थे, स्कॉटिश इनलाइटमेंट थिंकर। इन्होंने पहली बार सिविल सोसाइटी के कंसेप्ट को जो है सिस्टमेटिकली लोगों को बताया था। उन्होंने बोला, इन्होंने एक पर्टिकुलर अपना वर्क लिखा था, एन ऐसे ऑन द हिस्ट्री ऑफ सिविल सोसाइटी 1767 में, ठीक है। इसमें उन्होंने सिविल सोसाइटी के कुछ मीनिंग्स दिए थे। उन्होंने बोला था सिविल सोसाइटी का मतलब होता है कुछ ऐसे सोशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, कुछ ऐसी एसोसिएशंस और आपकी कुछ ऐसे लोग जो मोरल लाइफ को आपका सपोर्ट करते हैं, जो कि स्टेट यानी कि सरकार से होते हैं अलग, जो कि किसी भी सिविक वर्च्यू के लिए, सोशल कोहेजन के लिए, सामाजिक एकरूपता के लिए, समाज में सबकी आवाज उठाने के लिए जरूरी होते हैं।
ठीक है। एंटोनियो ग्रैम्सी की बात करें तो इन्होंने तो सिविल सोसाइटी का री इंटरप्रिटेशन किया था, किसके हिसाब से? मार्क्स की थ्योरी के हिसाब से। ठीक है, बाद में भी किया था वो भी इन्होंने। फ्रेडरिच हेगल की बात करें तो इन्होंने सिविल सोसाइटी के बारे में और फिलोसॉफिकल थॉट्स जोड़े थे, फैमिली और स्टेट के बारे में। और एलेक्सिस डे टोक्योवेल की बात करेंगे तो इन्होंने सिविल एसोसिएशन को पॉपुलर किया था इन यूएसए, दैट इज इन अमेरिका। कंसेप्ट को इन्होंने स्टार्ट नहीं किया। अब आते हैं, द प्रोविजन अंडर आर्टिकल 350 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस चीज के साथ रिलेट करता है? राइट ऑफ एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन टू प्रिजर्व इट डिस्टिंक्ट लैंग्वेज एंड कल्चर, तो ये तो आता है आर्टिकल 29 में, ये गलत हो गया। राइट ऑफ सिख कम्युनिटी टू कैरिंग एंड वियरिंग ऑफ कृपांस, तो ये आर्टिकल 25 में आता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। ठीक है। प्रोविजन फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज, तो ये बिल्कुल आपका आर्टिकल 350 ए के अंडर में आता है कि भैया स्टेट और लोकल अथॉरिटीज को ऐसे प्रयास करने चाहिए ताकि सफिशिएंट फैसिलिटीज दी जा सके, ताकि प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन में बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाई करवाई जा सके, जो लिंग्विस्टिक और माइनॉरिटी ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये आपका सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से डाला गया। और सबसे लास्ट में आता है फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटी मैनेज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन इन द मैटर ऑफ रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, तो भैया ये आपका आर्टिकल 30 में कवर्ड है। 2015 का ही क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो है वो राइट टू एजुकेशन एक्ट के द्वारा प्रोवाइड किया गया था? राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टिल कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन अ नेबरहुड स्कूल, यानी कि आरटी एक्ट 2009 के द्वारा आया था। आर्टिकल 21 ए के द्वारा आया था, फ्री और कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक। ठीक है, 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को, तो ये सही है। Prohibition of deployment of teachers for non-educational works other than decennial census, elections to local authority like state legislature, parliament and disaster relief. तो आरटी एक्ट में आपका नॉन एजुकेशनल पर्पसेस के लिए टीचर्स के डिप्लॉयमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, लेकिन एक्सेप्शंस कौन से रखे गए हैं? सेंसस के लिए जनगणना करना, जो अभी एसआईआर का काम चल रहा है, इलेक्शन से रिलेटेड काम है ना, और डिजास्टर रिलीफ के लिए उनको लगाया जा सकता है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो भाई ये आपका जो है आर्टिकल 30 में आता है, आरटीई के अंडर में नहीं आता। एंड नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और ऑफ एनी ऑफ देम, तो ये भी आपका आर्टिकल 29 में आता है कि किसी भी नागरिक को आप किसी प्रकार के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन से डिनाई नहीं कर सकते जो स्टेट के द्वारा चलाया जा रहा हो या स्टेट के फंड उसको मिल रहे हो, रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज या ऐसे किसी बेसिस के ऊपर। तो 1 और 2 आ जाते हैं, यही सिर्फ हमारे आरटीई के अंडर कवर्ड है। अब इनमें से कौन सा जो है वो फंडामेंटल राइट्स के साथ में डील नहीं करता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंश्राइंड है? तो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स, ये तो करता है आर्टिकल 21 ए राइट टू एजुकेशन के अंडर में। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, तो ये भी आर्टिकल 23 में आता है, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बंधुआ मजदूरी रोकी जाती है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, तो ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड नहीं आता है, ये आता है हमारा डीपीएसपी, गांधीयन डीपीएसपी आता है आर्टिकल 47 में। Promotion of the educational and economic interest of the weaker sections of the people, especially the scheduled caste and scheduled tribes, ये आता है आर्टिकल 46 यानी कि डीपीएसपी में। आई गेस ये लिबरल इंटेलेक्चुअल में आता है ना, तो 1 and 2 ओनली। Which of the following are related to right to equality under the provisions of Article 14 and 18? तो देखो भाई, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ये आर्टिकल 15 में आता है। ठीक है। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये आर्टिकल 16 में आता है। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स टू माइनॉरिटीज, तो ये आर्टिकल 29 और 30 में आते हैं। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं, राइट टू इक्वलिटी वाले नहीं है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में आता है। ठीक है, तो 1, 2 और 4 होगा करेक्ट आंसर। 2013 का क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ठीक है,
Offices connected with a religious or denominated institution may be reserved for members professing the particular religion to which the institution relate. ये बिल्कुल सही है। कैसे सही है? देखो भाई, आर्टिकल 16 में ये बोला गया है कि कोई ऐसे ऑफिसेज जो किसी पर्टिकुलर रिलीजियस या डिनोमिनेटेड इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करते हो, उसमें उन्हीं लोगों को रखा जाएगा जो उस रिलीजन को मानते हो, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, मंदिर के पुजारी नियुक्त करने हैं, तो आप उसी धर्म के लोगों को नियुक्त करोगे, वहां किसी मौलवी को, किसी फादर को या फिर किसी और को नियुक्त नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है ना। ये हो गया। The state may reserve any post or appointment in favor of any backward class of citizens who, in the opinion of the state, are not adequately represented in the services under that state. देखो ये भी आर्टिकल 16 के अंडर आ जाता है कि स्टेट के पास ये पावर्स हैं कि वो रिजर्वेशन लगा सकते हैं अपॉइंटमेंट्स के लिए, पोस्ट के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के फेवर के लिए जिनको प्रॉपर तरीके से स्टेट सर्विसेज में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। or no citizen shall on grounds of religion, race, caste, sex, descent, place of birth or any of them be ineligible for any office under the state। तो आर्टिकल 16 के अंदर ये भी मेंशन है कि किसी भी आप सिटीजन के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे सरकारी नौकरी यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामले में। किस बेसिस पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डेसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, इस सब के बेसिस पे। दूसरे बेसिस में जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 2 3 सही है। ये सब के सब आर्टिकल 16 में आते हैं। अब आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स व्हाइल द फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूट्स लिमिटेशंस ऑफ स्टेट ऑन स्टेट एक्शन, द डीपीएसपी आर इन द नेचर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द गवर्नमेंट ऑफ द डे टू डू सर्टेन थिंग्स एंड टू अचीव सर्टेन गोल्स बाय देयर एक्शन। मैं सीधा सा आपको इसको हिंदी करके बता देता हूँ कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्या करते हैं, स्टेट के एक्शन पे लिमिटेशंस लगाते हैं। नागरिकों के अगेंस्ट स्टेट जो है सर्टेन एक्शन नहीं ले सकता, है ना। स्टेट का इंक्रोचमेंट नहीं हो सकता। लेकिन जो डीपीएसपी होते हैं ना, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी कि सरकार को बताया जाता है कि सर्टेन चीजें आपको कैसे करनी है, सर्टेन गोल्स आपको कैसे अचीव करने हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। फंडामेंटल राइट्स स्टेट एक्शन के ऊपर लिमिटेशन का काम करते हैं। डीपीएसपी एक तरीके से गाइडलाइंस का काम करते हैं सरकार के लिए ताकि लोगों को सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रोवाइड कराई जा सके। The DPSP directive principles, however, require to be implemented by legislations, and so long as there is no law carrying out the policy laid down in a directive principle, neither the state nor an individual can violate any existing law or legal rights under the color of getting a directive। भाई बहुत लंबा है, लेकिन आप इसको ऐसे समझिए कि डीपीएसपी जो है वो बेसिकली आपके ये रिक्वायरमेंट है कि उनको लेजिस्लेशन यानी कि कानूनों के तहत इम्प्लीमेंट किया जा सके। लेकिन जब तक ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी डीपीएसपी के अंडर की पॉलिसी को कैरी आउट करता है, एग्जीक्यूट करता है, तब तक ना तो स्टेट और ना ही कोई इंडिविजुअल एग्जिस्टिंग लॉज या लीगल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते हैं डायरेक्टिव मिलने की आशा में। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात इसकी ये आ जाती है कि डीपीएसपीस को इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रॉपर लेजिस्लेटिव एक्शन चाहिए, यानी कि कोई कानून जो है वो उनके ऊपर बनना चाहिए। जब तक कोई कानून नहीं बनता है तब तक डीपीएसपी को प्रैक्टिकल एफर्ट इफेक्ट नहीं दिया जा सकता। यानी कि ना तो स्टेट और ना ही इंडिविजुअल्स एग्जिस्टिंग लॉज या लीगल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के नाम पे। तो ये भी सही है। और डीपीएसपी जो है वो इन्फोर्सेबल होते हैं इन द कोर्ट्स एंड क्रिएट जस्टिफिएबल राइट्स इन द फेवर ऑफ द इंडिविजुअल्स। टोटली गलत है, डीपीएसपी आपके इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। तो 1 और 2 जो है वो सही हो। भाई देखो कितना वर्ड्स को ट्विस्ट किया जा रहा है पहले। आगे आते हैं। Consider the following statement. It shall be the endeavor of every state and every local authority within the state to provide adequate facilities for instructions in mother tongue at primary state of education to children belonging to linguistic minority groups। अब देखो ये मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, आर्टिकल 350A में आता है। हर स्टेट और हर लोकल अथॉरिटी को जो है ऐसे प्रयास करने चाहिए ताकि एडुकेट सफिशिएंट फैसिलिटीज दी जा सके, ताकि बच्चों को मदर टंग में इंस्ट्रक्शंस दी जा सके प्राइमरी लेवल पे। ठीक है, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स को बिलोंग कर रहे हैं।
सही है। The Constitution enjoins the Union of India to provide and promote the spread of Hindi language and to develop it so that it may serve as a medium of expression of all the elements of the composite culture of India. तो ये भी बिल्कुल सही है। आर्टिकल 351 में साफ साफ मेंशन है, यूनियन ऑफ इंडिया को डायरेक्शंस दिया गया है कि हिंदी लैंग्वेज को फैलाओ और इसको इस तरीके से डेवलप कराओ कि जितना भी इंडिया का कंपोजिट कल्चर है, अलग अलग भाषा के लोग हैं, वो इस एक भाषा में क्या कर सके, आपस में बातचीत कर सके। तो वन एंड राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन का इंडिया में आता है डुअल रोल या डुअल कैरेक्टर, हम इसको बोल सकते हैं। ये एक फंडामेंटल राइट भी है ना? आरटीआई की अगर हम बात करते हैं, सॉरी राइट टू, हाँ, आरटीआई की अगर हम बात करते हैं तो ये आर्टिकल 19 में आता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, ऐसा कई केसेस में बताया है, राजनारायण वाले केस में, एसपी गुप्ता वाले केस में बताया गया है। और उसके बाद में एक लीगल यानी कि स्टेट्यूटरी राइट के तौर पे भी आता है आरटीआई एक्ट 2005 के अंडर में, यानी कि एक ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड कराया जाता है जिसके तहत आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, प्रोसीजर बताए गए हैं, एक्सेप्शंस बताए गए हैं, अथॉरिटीज और पेनल्टीज बताई गई हैं। तो ये एक फंडामेंटल राइट और लीगल राइट दोनों के तौर पे आता है। Now, which of the following regard statements regarding the fundamental duties as contained in the Constitution of India is are correct? They can be enforced through writ jurisdiction. तो fundamental duties जो है आर्टिकल 51A की नॉन जस्टिसेबल होती हैं, कोर्ट इनको रिट्स के द्वारा भी इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दे हैव फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इट्स अडॉप्शन, तो बिल्कुल गलत। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इनको डाला गया था, बेस्ड ऑन सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेशंस इमरजेंसी के टाइम। दे आर एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ये बिल्कुल सही है, ये सिर्फ इंडिया के सिटीजन के लिए ही एप्लीकेबल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग among the following phrases is not correctly matched? Power of the parliament creating a new state, क्या ये सही है? एक मिनट रुक जाओ। हाँ, पावर ऑफ द पार्लियामेंट क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट, बिल्कुल पार्लियामेंट की ये पावर है कि वो नया स्टेट बना सकती है। पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर अल्टरिंग द नेम ऑफ द स्टेट और इक्वलिटी बिफोर लॉ गारंटी टू बोथ इंडियन सिटीजन एंड नॉन सिटीजन एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी गारंटी टू ओनली इंडियन सिटीजन। तो देखो, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तो सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही दी गई है ना? अब पावर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर, एक सेकंड रुक जाओ। पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर अल्टरिंग द नेम ऑफ द स्टेट, ये शायद स्टेट के पास में ये पावर मेरे ख्याल से नहीं होती है ना? यूनियन, हाँ, स्टेट के पास में ये पावर नहीं होती है, ये सिर्फ पार्लियामेंट के पास होती है कि स्टेट का नाम वो बदल सके। तो नॉट करेक्टली मैच्ड। और इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो इंडियन सिटीजन्स नॉन सिटीजन्स दोनों को ही अवेलेबल। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज इज आर करेक्ट? एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, देर इज नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डायरेक्ट एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द ड्यूटीज नॉर फॉर एनी सैंक्शन टू प्रिवेंट देयर वायलेशन, क्या ये सही है? देखो, फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं आर्टिकल 51A के अंडर में, ये नॉन जस्टिसेबल है, ये तो है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई डायरेक्ट इन्फोर्समेंट का भैया मैकेनिज्म नहीं है, या ऑटोमेटिकली इनको सैंक्शन कर दिया जाए, है ना, इनके वायलेशन को अगर कोई प्रिवेंट करना हो तो। ऐसा कुछ तो नहीं है ना? कोर्ट्स रिट्स भी जारी नहीं कर सकती फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए। हालांकि वर्मा कमेटी ने कुछ ऐसे लीगल चीजों को आइडेंटिफाई किया था जिनको इनडायरेक्टली अप्लाई किया जा सकता है। ड्यूटीज आर ऑब्लिगेटरी फॉर अ सिटीजन एंड दैट द स्टेट शुड आल्सो स्ट्राइव टू अचीव द सेम, बिल्कुल सही। मोरल और सिविक ऑब्लिगेशन है भाई लोगों का, इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन स्टेट को जो है वो ऐसा लोगों को इंकरेज करना चाहिए और लोगों को खुद ऐसा करना चाहिए। The fundamental duties in Article 51A is confined to all persons and not to citizens only, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए ही है, मतलब 1 और 2। तो भैया यहाँ पे हमारे खत्म हो चुके हैं पार्ट 2 पॉलिटी का।
ठीक है, PYQs का अभी और भी पार्ट्स आने बाकी है। लेकिन देखो भाई, सीधी सी बात है, आप जो एग्जाम हमारा आएगा, जो CAPFAC 2026 का एग्जाम है, वो है 19 जुलाई 2026 को। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 5 जनवरी से। CAPF का नया बैच, ऑनलाइन बैच है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप DM कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नंबर पे ज्वाइन करने के लिए। फीस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि अगर आप सिर्फ पेपर 1 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसमें GK और मैथ्स आता है। मैथ्स का जो पोर्शन आपका CAPF में पूछा जाता है। पेपर 2 के लिए आप सिर्फ करना चाहते हैं तो उसमें इंग्लिश वाला पार्ट और रिटन वाला पार्ट आएगा, लेकिन अगर आप कंबाइंड कर रहे हैं तो आपको 1000 का ऑफ मिलेगा, यानी कि वो मिलेगा आपको सिर्फ 11,000 में। इसका लाइव क्लासेस होती हैं डेली, और हर क्लास हमारी रिकॉर्ड भी करी जाती है, जिसका एक्सेस आपको 2027 यानी कि 1 साल तक रहेगा। फीस आप 2 पार्ट में पे कर सकते हो 1 महीने के अंदर। और बस यही था, अगर आपको इनरोल करना है तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पर DM करके इनरोल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और CDS वाले एस्पिरेंट भी इनको सॉल्व कर सकते हो भाई, तुम्हारे लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चंस तुम मतलब क्वेश्चंस यहीं से प्रैक्टिस करो, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलो भाई, जय हिंद टू यू।